यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मम चित्ते च वर्तते वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। इस सत्र की अध्यक्षता कर रही विदुषी बहन डॉक्टर प्रतिभा पुरंती, मंच पर उपस्थित श्रीमती उषा जीवन जी, श्रीमती डॉक्टर शर्मा, आर्य समाज के प्रधान श्रीयुक्त पत्रा जी, जिनसे अभी आप चर्चा सुन रहे थे, आचार्य डॉक्टर जयेंद्र जी, श्रीयुक्त रमेश बाबा जी, और जिन्होंने इस सत्र का प्रारंभ किया औपचारिक रूप से पंडित नरेश दत्त जी, एवं मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित बहनें, धर्मानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति। आप नारी को लेकर के बहुत विस्तार से और बहुत सारी चर्चाएं सुन चुके हैं। जब आप इस सृष्टि पर दृष्टिपात करें तो दो चीजें बराबर दिखाई देती हैं, और जो एक महत्वपूर्ण वस्तु केंद्र जिस पर हमारा ध्यान ठहरता है वो है मिथुनी भाव। उस मिथुनी भाव को यदि हम जड़ पदार्थों में देखने लगे तो रई और प्राण के रूप में वह मिथुनी भाव हमें दिखाई देगा। देव और पृथ्वी के रूप में मिथुनी भाव दिखाई देगा, दिनों और रात्रि के रूप में मिथुनी भाव दिखाई देगा, और चेतन पदार्थों की ओर आ जाएं तो स्त्री और पुरुष के रूप में वह मिथुनी भाव हमें दिखाई देता है। तो यह जो मिथुनी भाव है, इस मिथुनी भाव में से किसी एक को ये कहना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा गौण है, ये ठीक नहीं है। मिथुनी भाव में दोनों का स्थान बराबरी का है, दोनों का स्थान समता का है, दोनों का स्थान गौरवपूर्ण है। इनमें से जो स्त्री है, उस स्त्री के संदर्भ में हम यथार्थ मूल्यांकन नहीं करना चाहते। या तो हम उसे देवी बना देना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई पर उठाकर ले जाना चाहते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी बराबरी में किसी को खड़ा नहीं करना चाहते, उसको या तो बौना बनाना चाहते हैं या बड़ा बना देना चाहते हैं। बड़ा बनाना भी एक प्रकार से अपनी बराबरी से किसी को बाहर कर देना, लाइन से निकाल देना, और छोटा बना देना भी उसको लाइन से बाहर कर देना है। अर्थात एक छत्र साम्राज्य हमारा होगा, कोई बहुत बड़ा हो जाए, कोई बहुत छोटा हो जाए, बराबरी पर कोई नहीं हो सकता। और आश्चर्य की बात यह है कि स्त्री दोनों रूपों में बहुत प्रसन्न है। एक रूप की चर्चा आचार्य जी कर रहे थे जिसे रमणी कह रहे थे, वो छोटा बनाने वाला रूप है, और देवी के रूप में उसको बहुत बड़ा बना देने वाला रूप है। यथार्थ में आप उसे क्यों नहीं देखते? यथार्थ में यदि आप उसे देखें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। स्त्री के संदर्भ में यदि हम दृष्टि डालें तो हम उसकी अवस्थाओं के आधार पर उसे कुछ भागों में बांट सकते हैं। एक अवस्था हमारे सामने हो सकती है कुमारी की अवस्था, कन्या की अवस्था। दूसरी अवस्था हमारे सामने युवती की अवस्था हो सकती है। तीसरी अवस्था उसका पत्नी का रूप है, और चौथी अवस्था उसका माता का रूप है। इनमें से कोई भी रूप अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्णता इसकी समग्रता में है।
जहां ये चारों रूप मिलकर के जिसमें पूर्ण हो सकते हो, या जिसमें चारों रूपों को धारण करने की संभावना हो, जिसमें ये क्षमता हो अपने आप को चार रूपों में व्यक्त कर सके, उसे हम समग्रता में कह सकते हैं कि वो स्त्री है। वो उस मिथुनी भाव का एक पक्ष है। जब कन्या के स्वरूप पर हम चर्चा करते हैं, किसी भी समाज में यदि ये देखना हो कि इसकी अवस्था क्या है, तो उसके किसी भी एक रूप को लेकर के आप समाज में ये देखें कि इसका प्रतिबिंब क्या उभर रहा है, इसका अक्स क्या है समाज में। यदि कन्या को लेकर के हम एक रूप देखते हैं, तो कन्या को लेकर के रूप देखना आप वहां से प्रारंभ कीजिएगा। परिवार में जब दो बालक हैं, एक पुरुष है और एक में स्त्रीत्व है, एक लड़का है एक लड़की है, उन दोनों अवस्थाओं में देखिए कि समाज उनको किस रूप में देख रहा है। यदि समाज वहां पर उस दोनों रूपों को एक समान आदर की दृष्टि से देख रहा है, तो दोनों समान हैं। और जिस भारतीय संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की बात करें, यद्यपि वैदिक संस्कृति का अभिप्राय यह नहीं है कि इतिहास विशेष का कोई एक ऐसा काल था जैसा रोमिला थापर ने माना है। रोमिला थापर बहुत प्रसिद्ध इतिहास लेखिका हैं और वामपंथी लेखिका हैं। भारतीय संस्कृति पर कहीं से आक्रमण किया जा सकता हो, उसे नीचा दिखाया जा सकता हो, उसका कोई अवसर वामपंथी लेखक नहीं छोड़ते। किंतु रोमिला थापर को यह स्वीकार करना पड़ा और उसे कहना पड़ा कि वैदिक साहित्य में कहीं भी कन्या का वह स्थान नहीं दिखाई देता जो लड़के से कम था। स्थान दिखाई देता है कि उसकी समाज में स्थिति बड़ी आदर की है, जैसा हमारे समाज में दिखाई देता है सामान्यतः कि कोई आयोजन हो रहा, कुछ हो रहा, तो सबसे पहले कन्याओं को बुला लो। गृह का निर्माण शुरू करना तो चौखट खड़ी करनी है कि किसी बेटी का हाथ लगवा दो, कन्या का हाथ लगवा दो। आप कोई और व्रत उपवास कर रहे हैं तो उसकी आपको पारणा करनी है, उपवास का समापन करना है तो कन्याओं को भोजन करा दो। ये सारी स्थितियां ये प्रतिबिंबित कर रही हैं, इनसे स्पष्ट हो रहा है कि कन्या का स्थान भारतीय संस्कृति में कहीं कम नहीं रहा। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है, युवती की अवस्था, इस अवस्था में आकर के यदि आप देखें तो जो क्षरण प्रारंभ हो रहा है वो इस अवस्था में आकर के क्षरण प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। और ये बहुत पुरा काल से, प्राचीन काल से नहीं दिखाई देता। ज्यों-ज्यों पाश्चात्य संस्कृति आई और पाश्चात्य संस्कृति के आने के कारण से जो सौंदर्य के प्रतिमान बदले, उस सौंदर्य के, अब देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ जो चित्र बनाए जा रहे हैं, पुरानी चित्रकलाओं के भी चित्र आपको दिखाई देंगे, तो चाहे वो देवी के रूप में चित्रित करते हो या कैसे करते हो, या आपको जो पुरानी पेंटिंग्स दिखाई देंगी। और वो जो एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग, जरा उस मोनालिसा की पेंटिंग के निर्माण का इतिहास आप पढ़ लीजिएगा। उसके निर्माण के इतिहास को आप पढ़ेंगे कि उसको किसने बनाया था और कैसे बनाया था, और एक बार में नहीं बनाया, कितनी बार में बनाया, कितनी बार उसको सामने बैठा करके बनाया, कैसे उसने उसका चित्रण किया। तो वो जो सारी दृष्टियां हैं, वो दृष्टियां व्यक्ति को ये बता रही हैं कि इसके मन में इसके प्रति भावनाएं कहां हैं। सौंदर्य बोध खराब नहीं है, किंतु सौंदर्य बोध के लिए कोई ऐसे प्रतिमान ढूंढना या उन अवस्थाओं का चित्रण करना जो सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से लगती होंगी, देख ले, किंतु जिसको समूहगत दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रशंसा प्राप्त न हो रही हो, उन सारी परिस्थितियों का चित्रण करना, या मेरे घर का या आपके घर का कोई व्यक्ति उस अवस्था में हो
और उस अवस्था में हम उसे न देखना चाहते हो जिस अवस्था में वो चित्रित किया जा रहा है। तो उस अवस्था का जो चित्रण है वो सौंदर्य बोध का चित्रण नहीं है, वो कलुषित मानसिकता का चित्रण है, वो दुर्विचारों का चित्रण है, दुर्भावनाओं का चित्रण है। और आश्चर्य की बात यही हुई कि जब इस प्रकार के चित्रण को प्रश्रय मिलना शुरू हुआ, चाहे वो फिल्म के माध्यम से मिलने लगा हो या और कहीं माध्यम से मिलने लगा हो। और देखिए, कोई वस्तु यदि थोड़ी सी दुष्प्राप्य हो, कठिनाई से मिलने वाली हो, तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है, उसका मूल्य लगाना प्रारंभ करता है और उसको बताता, देखो इसका तो ये मूल्य है और इसका ये मूल्य है। और व्यक्ति को यदि वो अवस्था पसंद है तो मूल्य प्रदान करता है। आप थोड़ी सी देर के लिए जरा समझ लीजिए, उदाहरण तो बिल्कुल देहाती है। सड़क के किनारे अब गर्मी के दिन आ जाएंगे, मई और जून के महीने में एक व्यक्ति ठेली पर खड़े होकर के मूली बेच रहा होगा और उसने जैसी वो मूली थी उसको धो करके वैसा ही रख दिया। और एक दूसरा व्यक्ति आया कि कुछ मूलियां उससे ली और बराबर में ठेली लगा ली कि आधी तू बेच आधी मैं बेचता हूं। किंतु किया क्या, उसने चाकू लिया और उस मूली को छील छाल करके और उस अवस्था में करके रख दिया। कौन पहले बेच करके जाएगा दोनों में से? जो बाद में आया था, जिसने बाद में ठेली लगाई थी, थोड़ा सा चाकू का इस्तेमाल किया था तराशने में, है, मूली का वजन भी घटा दिया उसने, तोल भी घटा दी, और बेच करके दोनों एक भाव जाएंगे या अलग अलग भाव से जाएंगे? जिसने मूली को छील छाल करके हल्का बना दिया, 20% 25% भाग घटा दिया, वो 50% कम से कम महंगी बेच करके जाएगा। ये बाजारीकरण है, ये बाजारीकरण है। और ये केवल जड़ पदार्थों पर लागू नहीं होता, ये बाजारीकरण सर्वत्र लागू होता है। तो ये जो बाजारू प्रवृत्तियां हैं, जो इस बाजारू प्रवृत्ति में बिकने के लिए तैयार है, उसके लिए ग्राहक की कमी नहीं है और उसके लिए ज्यादा मूल्य भी ग्राहक देगा। यहां पतन प्रारंभ हो जाता है। जो नैतिक पतन है उसका राशि यहां शुरू होता है, मूल्य यहां, गिरावट यहां प्रारंभ होती है। तो नारी की जो दूसरी अवस्था है, युवती की अवस्था, वो वेद में तो बड़ी गरिमापूर्ण बताई गई है। चतुष्कपर्ता युवती सुवेशा सुवेशा, ऐसे ऐसे वर्णन आए हैं। और दूसरी बात, जहां वेद ने कह दिया ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पति, तो वहां तो उसके लिए दूसरी अवस्थाएं थी। किंतु इतिहास के काल में आकर के इन सब में, चाहे वो मुगलों का प्रभाव रहा हो, चाहे बाद का दूसरा प्रभाव रहा हो, उन संस्कृतियों के प्रभाव से हमारी संस्कृति अपसंस्कृति के रूप में गई। और उसके बाद जब पत्नी के रूप में आई, तो पत्नी के रूप में आने भी हमने उसकी जो सांस्कृतिक अवस्था थी उसको बदला। यहां तो पत्नी का अर्थ था पालयित्री, पालन पोषण करने वाली। पत्नी का अर्थ है शक्ति, सामर्थ्य। अब ये जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, सामर्थ्य कैसे कम मूल्यवान हो सकता है? सामर्थ्य तो कम मूल्यवान नहीं हो सकता, किंतु हमने उस सामर्थ्य को कम मूल्यवान बनाया। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, उसके बाद जो माता का रूप है, जब हम बाजारीकरण की ओर आए तो किंतु हमने एक चीज भुला दी, और सबसे ज्यादा महिलाओं ने भुलाई। मूल्य जिसका ज्यादा होना चाहिए था, सोच कर देखिए क्षमता कितनी है। माता के रूप में देखने लगे तो कितनी क्षमता है। कभी कभी कुछ आंकड़े निकलते रहते हैं, ये जो सोशियोलॉजिकल सर्वे करते हैं लोग, बड़े रोचक आंकड़े निकलते हैं। कुछ वर्ष पहले एक बड़ा रोचक आंकड़ा आया कि माताओं के अंदर दूध देने की कितनी क्षमता है। और आंकड़े का सार ये था कि भारतीय माताओं में, कई वर्ष पुराना आंकड़ा, कितना दूध देने की क्षमता है? 800 करोड़ टन दूध देने की प्रति वर्ष की क्षमता है। और यदि इसमें से 40% ही बच्चे पी पाए, बाकी बर्बाद हो जाए, तो जो 320 करोड़ टन दूध है, उस दूध को पैदा करने के लिए कितनी गायें चाहिएगी?
कितने दुधारू पशु चाहिएंगे और कितनी भूमि चाहिए। 75 लाख एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। 75 लाख एकड़ भूमि तो चारे के लिए चाहिए। अब सोचकर देखिए, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो योगदान अपना यदि आंकना ही था महिला को, तो वहां आंकना चाहिए था। आज यदि वो स्थिति आ जाए कि इतना चरागा छोड़ना पड़े, फिर इतना ईंधन लगाना पड़े एक बच्चे के लिए दूध गर्म करने में, उसमें मीठा डालना पड़े, फिर जो ओवर टाइम लगता है ओवर टाइम दुगना लगेगा। माता दिन में भी बच्चे का पालन करती है, रात्रि में भी पालन करती है, तो रात के समय का ओवर टाइम दुगना ले तो कहाँ जाएगा मूल्य। किंतु हमने सारा भुला करके और अपने आप को ये मान लिया महिला ने कि मेरा वो स्थान उतना ऊंचा जो बनाया जा रहा, नहीं, मेरा आनंद नीचे के स्थान पर है, और उसी का लाभ उठाया उन बाजारू प्रवृत्तियों ने। और समाज में जो नारी की स्थिति बनी वो उसी कारण बनी। नारी वो भूल गई थी कि उसका सम्मान इनमें नहीं था, उसका सम्मान था उन चारों स्थानों को सुरक्षित रखने में। कमला जी खड़ी हो गई हैं। धन्यवाद।